अनुच्छेद 21 में क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को, अभी किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, या फिर ये तो नागरिक हो सकता है या विदेशी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, नागरिक, विदेशी या शत्रु देश से कोई आया हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक, कोई भी हो सकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति की बात कर दी जा रही है ना, तो अगर एक टेररिस्ट भी आया ना, आतंकवादी भी आया है, टेररिस्ट, उसके लिए भी है ये अधिकार, ये अधिकार सबके लिए है। आप किसी टेररिस्ट को आया है कोई, अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र, भारत क्षेत्र में कोई टेररिस्ट घुस गया है, तो उसके भी प्राण लेने के लिए विधि के अनुसार ही जाया जा सकता है। अगर उसको पकड़ लिया, वैसे तो अगर मुठभेड़ में मारा गया तो मारा गया, ठीक है, लेकिन अगर पकड़ा गया हो, तो ऐसे ही नहीं कि ये टेररिस्ट है चलो फांसी तैयार करो और लगा दो, चढ़ा दो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको फांसी दी जा सकती है। पूरा सुनवाई चलेगा, उसको सुना जाएगा, उसके पक्ष को, कि वो सही में टेररिस्ट है कि नहीं है। वो अपने पक्ष में अपना डिफेंस प्रस्तुत करेगा अपनी तरफ से कि मैं नहीं हूँ, ये वो जो भी करके कर सकता है, या डायरेक्ट कबूल ही कर ले कि हाँ मैंने ही किया है, जो भी है। लेकिन वो सुनवाई होगी ही होगी, चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना हो। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, ये जीवन का अधिकार हो गया ना, इसको इसका क्या बोलते हैं, जीवन का अधिकार बोलते हैं, जीवन का अधिकार। तो पूछ सकता है कि जीवन का अधिकार इनमें से किसको नहीं है, नागरिक, विदेशी, मित्र देश से आया है, शत्रु देश से आया है, एक टेररिस्ट है, या इनमें से ई लगा देगा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक हो जाएगा। तो प्राण का अधिकार पूरी दुनिया में हर किसी को है, ठीक है। ये इसके पीछे लॉजिक क्या है कि सभी को जीने का अधिकार है, और अगर जीने का अधिकार नहीं है तो कारण क्या है, तो कारण जो होगा, तर्क जो होगा, वो विधि के अनुसार ही होगा पूरा, ठीक है। तो बिना विधि के, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसके बगैर किसी को प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को। क्योंकि बाकी आप अगर पढ़ोगे आर्टिकल, अनुच्छेद, अधिकार वाले, तो उसमें लिखा गया है या तो नागरिक लिखा गया है, या भारत राज्य क्षेत्र में समस्त व्यक्तियों को लिखा गया, इस तरह से लिखा गया। यहाँ क्या लिखा है, किसी व्यक्ति को, तो चाहे वो टेररिस्ट भी आ गया ना, तो उसको भी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, प्रसिद्ध गोपालन केस 1950 में, गोपालन केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गोपालन केस चला था। इस मामले में क्या कहा था, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की थी। इसमें व्याख्या की, और यही एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी बहुत सारी व्याख्या हुई है। पहले नंबर पे है ये अनुच्छेद 21, दूसरे पे है अनुच्छेद 19, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 की कई बार व्याख्या उसके अंदर जोड़ते चले गए, क्योंकि आप संविधान में तो सिर्फ इतना लिख दिया है। मतलब ये 21 का ही आधार बनाई, उसके हाँ। बाद ये सब हो। नहीं, जैसे कि आप व्याख्या का मतलब क्या होता है कि आपको उसको पढ़ के उसका मतलब कितनी बार निकाला गया है। तो सबसे ज्यादा मतलब इसी हम्म। का निकाला गया है, पूरे संविधान में जिस आर्टिकल का मतलब सबसे ज्यादा बार निकाला गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वो यही आर्टिकल है, ठीक है। हर बार कोई केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे अभी रिसेंटली पीछे टाइम में प्राइवेसी का अधिकार चल रहा था, मतलब निजता का अधिकार। तो निजता का हम्म। अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर ही दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को निजता का अधिकार है, क्योंकि संविधान ने हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो इसी के अंदर आएगा निजता का अधिकार भी। तो ऐसा अभी तक मतलब चला आ रहा है, जितने नए नए केसेस आते हैं, तो हो सकता है कि और आगे केस कोई आए तो उसमें जोड़ दे सुप्रीम कोर्ट इसी के अंदर, ठीक है। हम्म। तो गोपालन केस हुआ था, उसमें इसकी सूक्ष्म व्याख्या की गई थी। क्या बोला था, इसमें व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है। अगर किसके खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध है, मतलब कोई प्राण नहीं ले सकता, तो किसके खिलाफ है, सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध। लेकिन अगर विधानसभा, सॉरी, अगर आपका संसद में कानून पारित हो जाता है कुछ ऐसा कि जिसमें कि इस आर्टिकल का उल्लंघन होता है, तो वो उल्लंघन कर सकती थी सरकार, क्योंकि उसने, सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में कह दिया था कि सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। मतलब विधानमंडलीय प्रक्रिया के थ्रू प्राण लिया जा सकता है, ठीक है। विधानमंडलीय प्रक्रिया के थ्रू आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। समझ रहे हो, आर्टिकल 21 को सस्पेंड करना मतलब कि बिना विधि की प्रक्रिया द्वारा इसको किसी के प्राण लिए जा सकते हैं, ठीक है। गोपालन केस में कह दिया गया था ये। लेकिन क्या हुआ बाद में,
इसका मतलब क्या है कि राज्य, इसका मतलब क्या हुआ जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चीज, इसका मतलब है कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। वो ये कानून बना के रोक भी सकता है इस अधिकार को, 21 को रोक सकता है। मान लीजिए कानून बना दिया कि जब भी क्या बोलते हैं इमरजेंसी लगेगा भारत में जब भी इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 21 खत्म हो जाएगा और फिर लोगों की जान की हमें पता नहीं को लोगों का जान रहे कि ना रहे, मतलब अगर पुलिस किसी को गोली मार देती तो उसमें पुलिस वाले की गलती नहीं होगी, समझ रहे हो। अगर इसके इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की थी उसके मुताबिक तो ये माना गया ना कि अगर सरकार कल को ऐसा कानून ले आती है कि अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो तो पुलिस जो है वो किसी को भी अगर गोली मार दे तो पुलिस से कोई पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 21 सस्पेंड हो चुका है। अगर ऐसा कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कह दिया था उस टाइम कि कर सकती है। ठीक है, क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम, क्योंकि उसमें लिखा गया था आर्टिकल 21 में जो अभिव्यक्ति है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन की प्रक्रिया है, मतलब ब्रिटिश उससे लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, अमेरिका से ना। नहीं नहीं, अमेरिका की अभिव्यक्ति तो है कि विधि की विधिवत प्रक्रिया है। ठीक है, अमेरिका क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया। देखो यहाँ पे आपका जो लिखा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भारत संविधान में है, भारत, और विधि की विधिवत प्रक्रिया ये अमेरिका की प्रक्रिया है। ठीक है, ये अमेरिका की है, ये इससे अलग है। देखोगे दोनों में डिफरेंस है, ये विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि की विधिवत प्रक्रिया, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा दोनों का मतलब क्या, अलग अलग मतलब क्या है। तो कोई भी कानून, कोई भी कानून जो है जो भी कोई भी कानून सरकार बनाती है अगर वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि 13वें में आर्टिकल में लिख दिया गया है कि कोई भी कानून अगर आर्टिकल 21 का मतलब संविधान का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो माना नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 368 के तहत संविधान को बदला जा सकता था तो आर्टिकल 21 को भी हटा सकती थी सरकार। तो उसके मुताबिक अगर का कोई भी कानून की समीक्षा करते वक्त, जैसे कोई कानून बना तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी, अगर कोई इसको चैलेंज कर रहा है कानून को तो समीक्षा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय करती है। तो उच्चतम न्यायालय किस आधार पे करती है, उच्चतम न्यायालय करती है किस आधार पे करती है, अलग अलग आधार है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग आधार है। आधार कौन कौन से आधार बताए गए हैं। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या है कि जो कानून बना, जो दंड दिया जा रहा है, ठीक है, वो किसी कानून के तहत है। कानून मतलब कानून उपस्थित है, कानून जो है उपस्थित है, ऐसा कानून है जिसके तहत दंड दिया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिना कानून के ही दंड दे दिया जाए। ठीक है ना, कोई किसी चीज का अगर जान लेने के लिए जान लिया जा रहा है तो उसके लिए कानून है इसलिए जान लिया जा रहा है, अगर कानून नहीं होगा तो जान नहीं लिया जाएगा, तो कानून उपस्थित है। दूसरा, कानून जिसने बनाया है, कानून बनाने वाले को यह कानून बनाने का अधिकार है। मतलब जिसने भी ऐसा कानून बनाया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप किसी के जान ले सकते हो, प्राण ले सकते हो, उसको प्राण से वंचित कर सकते हो, फांसी दे सकते हो, अगर जिसने भी ये बनाया है तो क्या उसको अधिकार था इस तरह कानून बनाने का, कि अगर संसद में पास हुआ है तो संसद में जिस, क्या पता है ये कानून, जैसे अगर मान लो जो खाप पंचायत में पास हो गया, खाप पंचायत समझते हो ना, पंचायत जो होती, लोकल पंचायत जो होती हरियाणा में। ठीक है, ये क्या करती है कि बहुत फेमस पंचायत है खाप पंचायत। आप जो कुछ केसेस आते हैं वो वाले जो लड़का लड़की भाग जाते हैं प्यार मोहब्बत में, तो उसको खाप पंचायत को फैसला सुनाती है कि दोनों को पकड़ो और दोनों को मार दो। ठीक है, दोनों को मार दिया जाए, तो हरियाणा में बहुत फेमस पंचायत है खाप पंचायत। ठीक है, तो अगर ये खाप पंचायत कुछ ऐसा कानून बनाती है अपनी तरफ से कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की या लड़का अपनी जाति से दूसरी जाति में कुछ शादी करता है तो उसको उसको प्राण से वंचित किया जा सकता है, अगर खाप पंचायत ये फैसला कर ये कानून बनाती है तो क्या वो अधिकार है उसको कानून बनाने का, उसको अधिकार नहीं है।
तो यही चेक करती है सुप्रीम कोर्ट सेकंड वाले में, क्या कानून बनाने वाले को यह कानून बनाने का अधिकार था कि नहीं था। तीसरा क्या चेक करती है कि कानून बनते समय प्रक्रिया जो थी, कानून बनाने की प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया गया है, प्रक्रिया पूरी हुई है, पूरी तरह सही है, मतलब पूरी तरह सही फॉलो हुई है प्रक्रिया। कोई कानून कैसे बनता है संसद। तो मतलब तो मेरी ग्राम बात पंचायत की जो अभी रुक जाओ, अभी रुको, ठीक है, एक मिनट, सॉरी। तो तीसरा क्या था, कानून बनते समय प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो हुई है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर तीनों सही हैं, मतलब पुलिस अगर किसी को पकड़ के लाती है कोर्ट में कि सर देखिए जुर्म किया है इसने और इसके लिए एक कानून है कि हाँ ये जो अगर ये कार्य करेगा तो इसको फांसी की सजा दी जा सकती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी ऐसा कोई कानून है कि नहीं है। चेक किया, चलो मिल गया कानून है भाई, आईपीसी की ये धारा या सीआरपीसी की धारा में लिखा गया है कि अगर ये चीज होता है तो इसको फांसी की सजा मिलेगी, ठीक है। फिर वो कानून जब बना था तो किसने बनाया था, अधिकार था उसको कानून बनाने का, नहीं था, चलो मिल गया, अधिकार था, उसने सही बना। कानून बनते समय प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो हुई कि नहीं, अब वो देखेगा कि हाँ भाई संसद में यहाँ से गया, पास हुआ, पूरा प्रेसिडेंट ने साइन किया, सब कुछ है, ठीक ठाक है, तो कहेगा ठीक है भाई आपने जुर्म किया है, सजा है फांसी, तो आपको फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन अमेरिका में कुछ अलग है, विधि की विधिवत प्रक्रिया में अलग है। आपको लगे क्या अलग हो भाई इससे, अब कानून है, बनाने वाले को अधिकार भी था और प्रक्रिया भी फॉलो हुई है, तो फिर क्या रह गया। ये तीनों तो रहेगा ही, एक पहले नंबर वाला भी रहेगा, दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा, इसमें एक चौथा जुड़ जाता है, एक चौथा ऐड करते हैं। विधि की विधिवत प्रक्रिया में अमेरिका में एक चौथा पॉइंट ऐड किया गया है, क्या कानून जो बना, कानून जो बना वो सही भी है कि नहीं है। मतलब ऐसा कानून जो बना दिया गया ये सही भी है कि नहीं सही, ठीक है, वो नैतिक आधार पे हम संवैधानिक रूप से वो सही है क्या, वो संविधान के प्रस्तावना किसी चीज को खंडित करता है क्या, मूल ढांचे को खंडित करता है वो कानून, या वो नैतिकता के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। क्या पता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 14 साल के बच्चे ने एक मर्डर किया, और अगर मान लीजिए भारत में कानून है कि अगर मर्डर कोई भी करता है उसको फांसी दी जाएगी, ठीक है, तो दे देंगे फांसी। यहाँ लेकिन क्या है कि अगर 14 साल का बच्चा मर्डर कर रहा है और उसके लिए फांसी दी जाए तो चेक करेंगे क्या ये कानून सही भी है। 14 साल का बच्चा अगर मर्डर कर रहा है तो क्या कारण होगा, उसका एनवायरमेंट गलत था, संगत गलत थी, किस कारण से 14 साल के बच्चे ने मर्डर तक का कदम उठाया, तो ऐसा कानून क्यों बना दिया गया कि जिसमें 14 साल के बच्चे को सुधरने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सीधा फांसी दे दी जा रही है। तो यह कानून को भी चेक करते हैं कि कानून सही भी है कि नहीं है। चलो मान लिया कानून था, जुर्म था, कानून है, उसके लिए फांसी की सजा दी जाती है, कानून बना भी सही, कानून बनाने वाले को अधिकार भी था, कानून बना भी सही तरीके से, प्रक्रिया भी फॉलो हुई, लेकिन एक और चीज है होगी, कानून सही भी है कि नहीं है, मतलब न्याय न्याय मिलेगा कि नहीं, न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें। तो इस नजर से भी चेक किया जाता है, और अगर इस नजर से वो कानून सही नहीं लग रहा है कोर्ट को, तो उस पूरे कानून को कोर्ट रद्द कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन भारत में सिर्फ क्या था, गोपालन केस तक, जब गोपालन केस हुआ था तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे संविधान में तो लिखा गया है विधि की स्थापित प्रक्रिया, तो हम कानून के अंदर नहीं जाएंगे, कानून सही है कि नहीं है ये तो काम संसद का था, संसद को अधिकार था, संसद ने कानून बनाया, और हमारे पास तो इसके लिए कि कानून है तो हम सजा सुनाएंगे क्योंकि हम तो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए गोपालन केस में 1950 में विधि की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फॉलो की जाती थी, ठीक है ना। लेकिन बाद में भारत में चेंज हुआ, ठीक है, बाद में भारत संविधान में अभी भी वही है, लेकिन अब कोर्ट चेंज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना अलग स्टैंड ले लिया। कैसे, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति जो है विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है, अलग है। इस तरह कानून की वैधता, स्किप हो गया, कोई क्वेश्चन पूछा था खाप पंचायत वाला, हो गया, क्लियर हो गया। हो गया क्लियर, ठीक है, चलो ठीक। यही पूछ रहे थे ना कि अगर ये खाप पंचायत अगर कुछ डिसीजन लेते हैं कि ये करना है, मतलब किसी को सजा देना है, तो उसको फिर समीक्षा कर सकता है उच्च न्यायालय। हाँ, उसको समीक्षा क्या करना, वो तो कैंसिल कर देगा कि तो कानून कैंसिल कर दे। बनाने हाँ, का अब अधिकार ही वो नहीं। आर्टिकल 21 का वो उल्लंघन हो रहा है। हाँ, वो कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है उसको। ठीक है,
तो फिर जो कानून बना, फिर वो टॉपिक अलग है, कानून तो बनाने का अधिकार नहीं है, तो फैसला फिर ले रहा है ना वो, हाँ तो मुखिया गलत का फैसला फैसला है, करना है ना। तो गलत फैसला है ना, हाँ, उसको पुलिस रोक गलत सकती है, है। उसको पुलिस रोक सकती है। ठीक है। तो हम्म, उसके बाद क्या है, ये दोनों अलग अलग है। हमने पढ़ा कि अनुच्छेद भारत में अलग चीज है, कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, मतलब कानून में जो कानून ने जो प्रक्रिया स्थापित की है वही है। और अमेरिका में क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया है। ठीक है, कानून की वैधता के आधार पे। ठीक है ना। तो इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अगर इसकी तरफ बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें, तो कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पहले अगर इसकी बात करें, सिर्फ हम, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। गोपालन केस तक था ये, सुप्रीम कोर्ट का ये सब सोचना था ये कि व्यक्ति, एक मिनट, इसमें बीच में आप जो बताए ये क्या था, इसमें उसका लिखा मतलब हुआ नहीं था, समझे थोड़ा सा। हाँ, इस तरह के कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण, ये थोड़ा सा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अगर कोई कानून की समीक्षा की जा रही है तो उसमें कानून की वैधता को अकारण सवाल नहीं किया जाता कि कानून वैध है कि नहीं वैध है। ठीक है ना। कानून की वैधता का पे अन्यायपूर्ण आधार पर कि कानून अन्याय कर रहा है, ये कानून अन्याय कर रहा है, इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कानून किसी कानून के ऊपर। ठीक है। जैसे अगर 14 साल का बच्चा मर्डर कर रहा है और उसको फांसी की सजा दी जा रही है, तो ये तो अन्याय है ना एक तरह से। ठीक है, हाँ। ये एक अन्याय है, लेकिन ये अन्याय है इस आधार पर कानून पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें, अगर इसके थ्रू जाएं, हम्म। इस सिद्धांत के थ्रू जाएं, तो हम कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठा सकते कि कानून अन्याय कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम की विधिवत प्रक्रिया की बात करें, तो उस पर कानून की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है कि कानून ही अन्याय अन्याय कर रहा है, ये कानून गलत है, कानून हाँ, बना तो सही ये तरीके से। हमारे इंडिया में नहीं ना है, हमारे संविधान, इंडिया में तो ये है। इंडिया में था नहीं ये, इंडिया में है नहीं का नहीं, इंडिया में ये नहीं था, संविधान में भी नहीं दिया गया था। और कोर्ट ने इसकी जब व्याख्या करी तो कोर्ट ने व्याख्या भी इसी तरह से करी थी, लेकिन बाद में चेंज हुआ। आप देखेंगे इसमें चेंज हुआ, ये याद रखने वाला सवाल है। मेनका गांधी केस था एक। ठीक है, मेनका गांधी मामले में 1978 का केस है मेनका गांधी का। मेनका गांधी मामले में क्या करा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को दोबारा चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने ही फैसले को पलट दिया। उसने अब इनकार कर दिया कि नहीं, जो हमने पहले बोला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में कहा था कि नहीं, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही चलेगी और कानून की वैधता पर न्याय हो रहा है कानून से कि अन्याय हो रहा है, उस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलट दिया। अतः न्यायालय ने अब व्यवस्था दे दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर भी रोका जा सकता है। पर रोका जा सकता है नहीं, पर भी रोका जा सकता है, मतलब कानून अब क्या है, अब हम किसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब अब हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हम्म। इसका ये गांधी देखिए। केस के बाद हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसको अमेरिका फॉलो कर वाले। रही है। ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित विधि की विधिवत प्रक्रिया को फॉलो कर रही है, मतलब कि पहले देखे कि कानून है कि नहीं है, चलो ठीक है कानून है, बनाने वाले को अधिकार था कि नहीं, चलो ठीक है ये भी था। प्रक्रिया पूरी फॉलो हुई कि नहीं है, चलो ठीक है कानून मतलब सही है, कानून वैध है इस आधार पे। अब कानून न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले नहीं ये देखा जाता था, लेकिन इसके थ्रू देखा जा रहा है कि हाँ ये कानून सही में न्याय कर रहा है कि अन्याय कर रहा है, सही है कि गलत है। ठीक है, तो अब इस आधार पे रोका जा सकता है। ठीक है ना। तो मतलब मेनका केस से इसका जो हुआ तो वो चेंज हुआ। गोपालन केस में क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब मेनका केस में क्या हम्म। था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, कानून की विधि का वैधता हम चेंज। चेक करेंगे, न्याय न्याय देता है कि अन्याय देता है। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। मतलब अगर सरकार ऐसा कोई कानून भी बना दे जो कि अन्यायपूर्ण लग रहा है, जिससे कि किसी को फांसी देने की सजा बना दे किसी गलत तरीके से, जैसे कि मान लो किसी ने अगर कोई कानून बना है कि 1 लाख से ज्यादा की अगर चोरी की गई तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी,
और 1 लाख से कम की चोरी है तो उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, न्यायपूर्ण कानून है कि अन्यायपूर्ण कानून है? अन्याय है, तो गलत कानून है ना, गलत है। हाँ। ठीक है। तो इस आधार पे भी, क्योंकि पहले नहीं माना जाता, क्योंकि पहले अगर कानून पास हुआ था तो पहले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है भाई, सरकार ने विधानमंडल से पास हुआ है तो कानून सही है और उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब नहीं मिलेगी। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कानून न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण आधार पे सही है कि गलत है, ठीक है। तो न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके विस्तार का अर्थ है कि एक व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। अब यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से टॉपिक चेंज है, ठीक है। यहाँ तक अलग था, यहाँ के बाद अलग है, ठीक है। उसने पैराग्राफ चेंज नहीं किया और सीधा लिख के चला जाता है, ठीक है। यहाँ से अलग हो गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या कह रहा है कि न्यायालय में कई बार प्राण की स्वतंत्रता जो है ना, इसके ऊपर कई बार व्याख्या हुई, ठीक है। अलग अलग चीजें व्याख्या की गई। तो इसमें क्या क्या चीजें, इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया। क्योंकि अगर बोला जाए जीवन का अधिकार, तो क्या सिर्फ खाना पीना रोटी दे दे अगर किसी को और जी रहा है वो, तो क्या वो सही है? उसको तो जीवन का अधिकार उसको मिल गया? नहीं मिला। अगर उसको सम्मान नहीं मिला। में, तो जीवन जीवन कैसा होगा उसके लिए? सर, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर सम्मान नहीं है किसी को, गरिमा नहीं है किसी के पास, अपना इज्जत नहीं है, तो जी कैसे रहा है? मतलब जी भी रहा है तो उसको उसको जीवन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। वो शारीरिक रूप से तो जी रहा है, लेकिन वो मानवीय जीवन नहीं रहा उसका, ठीक है। वो जानवर की तरह हो गया एक तरह से, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो ये याद रखना, मेनका मामले में अधिकार अनुच्छेद 21 है, इसमें कई चीजें जोड़ दी गई, ठीक है। बहुत चीजें जोड़ी गई थी इसमें, जैसे कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, सिर्फ जीना नहीं, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीना है, मतलब इज्जत के साथ जीना है। दूसरा, स्वच्छ स्वच्छ पर्यावरण, आप जी रहे हो तो आपको साफ पानी चाहिए, साफ खाना चाहिए, ये भी तो जीने का अधिकार में आता है। बीमारी से बीमार बीमार रह के जीना जीना नहीं होता ना, ठीक है। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है जीवन के अधिकार के अंदर आता है, ठीक है। जीवन रक्षा का अधिकार, अपनी जीवन रक्षा का अधिकार है। ये निजता का अधिकार, ये देखो निजता का अधिकार भी है, जिसको इस साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्थापित किया था, ठीक है। आश्रय का प्राइवेसी। अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार। मेनका गांधी तक ये आर्टिकल 21 में था, बाद में इसको आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, ठीक है। अलग से 21A। अधिकार, अलग से अधिकार बना दिया गया ना शिक्षा का अधिकार। हाँ। पहले अच्छा, ये आश्रय का अधिकार क्या है? मतलब आपको जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कहीं आपको आश्रय नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आश्रय का अधिकार भी जीवन का अधिकार है, ठीक है। आश्रय मतलब कहीं रहना, कि छत, छत का अधिकार, आपको छत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अच्छा। ठीक है। हाँ। फिर ये 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार था, तो ये 21 के अंदर माना जाता था, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने इसको 21 में नया नया अधिकार बना दिया, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा नीति 1986 में कराया था। तो निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, देखो निशुल्क कानूनी सहायता, आपको अगर जीवन का अधिकार है और आपके प्राण लेने के लिए अगर वो बोल रहा है कि विधिवत प्रक्रिया द्वारा आपके प्राण लिए जाएगा, तो आपकी सुनवाई भी तो होगी ना, आपको सुना भी तो जाएगा, हम्म। आप अपनी तरफ से पक्ष भी रखोगे। लेकिन आप गरीब हो अगर, या फिर कोई टेररिस्ट है, उसको कैसे अपनी तरफ से रखेगा? तो उसको सरकार सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी को काल कोठरी में नहीं बंद कर सकते। अगर किसी को सजा मिली है तो उसको जेल में रखो, लेकिन काल कोठरी में नहीं रख सकते उसको, ठीक है। ये खत्म कर दिया था सरकार ने मेनका गांधी केस में। त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई मतलब सुनवाई होते रहेगी उसकी। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये देखो आप, पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती किसी को अरेस्ट करते समय। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, उसको हथकड़ी लगा रही है, तो हथकड़ी नहीं लगा सकती, लेकिन सब मामलों में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा क्रिमिनल है और भगौड़ा टाइप क्रिमिनल है थोड़ा सा, और खतरनाक क्रिमिनल है, तो उसको हथकड़ी लगा सकती है पुलिस। लेकिन सिविल मामले में अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, या पूछताछ के मामले में किसी को ले जाया जा रहा है, सिर्फ शक हुआ है उसके ऊपर, तो उसको हथकड़ी नहीं लगा सकती सर पुलिस, ठीक है ना।
तो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि यू आर अंडर अरेस्ट और हथकड़ी लगा दी सीधा, तो वो नहीं होता है। ठीक है, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। उसके बाद देश से फांसी के देश से देर से फांसी के